नमस्कार मित्र, 140 करोड़ परिवार में आज हम बात करेंगे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ऐसा युद्ध जिसने नींव रखी भारत की आजादी की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, क्यों है और उसके फंडामेंटली क्या सोच है उस वॉर की, और अगर वो सक्सेसफुल होता तो उसका आउटकम क्या होता। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑफिशियल स्टार्टिंग डेट जो मानी जाती है 29 मार्च 1857, जब श्री मंगल पांडे जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटिश कारतूस थे, जो ब्रिटिश राइफल्स थी, उन्हें यूज करने से मना कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया तब उन्होंने बंगाल में बकरपुर नाम की जगह ब्रिटिश ऑफिसर्स पे गोलियां चला दी। अब आपको ऐसा लगा कि क्यों उन्होंने मना किया, तो ये बात थी कि जो राइफल्स के बुलेट्स जिसमें रखे जाते हैं, कार्टेल्स जिसे बोला जाता है, वो जो थे वो गाय और सूअर की चर्बी यानी उनके फैट से बनाए जाते थे। अब आप जानते हैं जो हिंदू लोग हैं वो गाय को वर्शिप करते हैं, उन्हें अपनी माँ मानते हैं, इसलिए वो थोड़े से नाखुश थे। और उसके बाद ना बहुत बड़े रीजन्स आते हैं, ये तो एक हाईलाइटेड रीजन है, बट और बहुत सारे ऐसे छोटे 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 रीजन्स हैं जो मिलकर उस क्रांति को पुश करते हैं। वो था कि जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स स्पेशली, उनके कोई राइट्स नहीं होते थे। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे वहाँ उन्हें भेज सकती, जहाँ चाहे वहाँ। जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रहे हैं तो आप यूरोप में चले जाइए, अफ्रीका में कुछ कॉलोनाइजेशन करना है आप वहाँ चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, उनके कोई राइट्स नहीं होते थे। और अगर आप जानते हैं तो उस समय हिंदूज जो थे ये मानते थे कि ओशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और उन्हें ओशन क्रॉस नहीं करने की वजह से वो सीवियरली पनिश किया जाता था कंपनी के द्वारा कि आप अगर ओशन क्रॉस नहीं करते हैं तो हमें फायदा नहीं होता, हमें लेट अटैक करना पड़ता है बाय लैंड। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था जब बर्मा पे अटैक किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में सोल्जर्स ने जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बर्मा जो था वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गया था। उसके बाद होता है कि जिस तरह मंगल पांडे को फांसी लगने के बाद इंडिया की बाकी जगह, मेनली मेरठ में विद्रोह छिड़ जाता है फुल ऑन स्केल पे। बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं और अंग्रेज से सब कुछ लूट लिया जाता है। अब उस समय देखा जाए तो कोई ऐसा एम्पायर बचा ही नहीं था जो ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सके। मराठा सब्सिडरी अलायंस में आ चुके थे और उन्हें तो हराया भी जा चुका था। मुगल्स जो थे वो सब्सिडरी अलायंस में थे तब तक। मैसूर का किंगडम जो था, किंगडम ऑफ मैसूर, वो भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। और बाकी जितने भी छोटे मोटे स्टेट्स थे सारे जो थे वो सब्सिडरी अलायंस में थे। तो अब एक ही ऐसी एम्पायर था या फिर किंगडम था, ये छोटे छोटे किंगडम्स थे, पर उनमें सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक, एक समय का सबसे वीक और एक समय का सबसे स्ट्रांग, वो बचा था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के जो उस समय किंग थे, द लास्ट मुगल भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर, उनके पास पहुंचते हैं सैनिक, उन्हें कहते हैं, प्रेशर बनाया जाता है उन पे कि आप लीड करेंगे क्रांति को, और बहादुर शाह जफर हाँ बोलते हैं और क्रांति लीड होती है। और इसमें हमने कई सारी बैटल देखी थी, जैसे बैटल ऑफ झांसी और बैटल लखनऊ, मेरठ से जब भगा दिया गया था ब्रिटिशर्स को। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्रिटिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स जो थे वो कहीं की जहाँ पे छूट जाते हैं और वहां से पुश चालू होता है, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे जितनी जगह इनके हाथों से चली गई थी, मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, ये एक एक करके गिरने लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा, इन प्रोविंसेस में सबसे बड़ा रोल निभाया था अवध ने, कि अवध जो प्रोविंस था वो सबसे लास्ट में भी गिरा था, ब्रिटिशर्स ने उसे लास्ट में कब्जा किया था। और आप देखें तो अवध सेंट्रल में है, सेंट्रल यूपी को जो है कई बार अवध एज रिफर किया जाता। तो कानपुर वगैरह गिरने के बाद अब एक बात थी कि अब क्रांति सफल नहीं हुई क्योंकि वो एक साथ नहीं उठी। बहादुर शाह जफर को जरूर एक कॉमन किंग बनाया गया, सब उनके साथ आए, मराठा छोटे छोटे किंगडम्स जो भी थे, मराठी किंगडम्स छोटे छोटे, सब ने उनके साथ आके लड़ाई लड़ी, पर जीत कोई पाया नहीं। एंड में यही हुआ।
पर अगर आप इस क्रांति की जो ओवरकम आता, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती, अगर बहादुर शाह जफर की आर्मी या फिर जितने भी किंगडम्स की आर्मी थी, वो फाइनली एक बार ब्रिटिशर को सब कॉन्टिनेंट से उखाड़ के फेंक देती, साउथ एशिया से उखाड़ के फेंक देती, तो होता क्या? तो उसका एक ही आउटकम आता कि सारे किंगडम जो है वो वापस वैसे ही बन जाते, वापस एक इंडिया अनस्टेबल रहता, वो इंडियन रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ होता और पावर्स के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता। शायद अभी तक भी हम किसी किंग के नीचे होते और यूनिफाइड भी नहीं होते। अगर 1857 का रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो उसके आउटकम्स के बारे में भी आज हमने जाना। पर इस रिवॉल्ट की जो सबसे बड़ी बात रही वो थी फंडामेंटलिटी। इंडिया को यूनिट इन डाइवर्सिटी की जो नींव रखी, यूनाइट जिस रिवॉल्ट ने किया इंडिया को, वो ये रिवॉल्ट था। क्योंकि उसके बाद ही सावरकर ने इस पे बुक लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे उन्होंने बहुत घुमा दिया था। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसे बहुत घुमा के लिखा गया था उस बुक को। पर ऐसे जो इंडिपेंडेंस या फिर 1857 का रिवॉल्ट, ऐसे जो वॉर्स थे, इन्होंने ही हमारी नींव रखी और आज इन्हें भुला दिया जाता है, या फिर जिन फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ लड़ाई लड़ी उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, या फिर इतना कोई रिसर्च नहीं होता 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ कार्तिक।